कैसे कैसे अजीब खेल खेलती रहती है ये ज़िंदगी हमारे साथ। ऐसे लगता है जैसे ऊपर बैठा कोई हमारे जीवन का मास्टर प्लान बना रहा है और हमें बस उसी हिसाब से चलना होता है। हार जीत का फैसला वही करता, हमें तो बस आँख मूंद कर उसे स्वीकारना होता है। पर परिस्थितियों को स्वीकारना हमारी मजबूरी हो सकती है, उनके आगे टूटना नहीं। कोई नहीं बता सकता कि किसकी ज़िंदगी में आगे चलकर क्या मोड़ लेगी। मैं भी कैसे जानता जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था, जब दीदी का विवाह हुआ। घर जैसे सूना हो गया और मैं उदास। माँ ने समझाया दिल्ली दूर ही कितनी है, छुट्टियों में चले जाना, और मैं छुट्टियों होते ही दिल्ली जा पहुँचा। मैं बहुत खुश हुआ दीदी जीजू से मिलकर, खूब मन लगा। दीदी तो थी ही, उनके ठीक नीचे वाले फ्लैट में मेरा हम उम्र हेमंत रहता था। उसके घर के सभी लोग बहुत अच्छे थे। स्नेह दिल की माँ जो हर रोज़ कुछ नया बनाकर खिलाती, और छोटी बहन कम्मो, नाम तो उसका कामिनी था पर सब प्यार से उसे कम्मो बुलाते। कनक कली सी हिरनी जैसी चंचल और मासूम आंखों वाली कम्मो। सो अब मेरा समय दीदी के घर से अधिक वही कटता था। ये उम्र ही शायद ऐसी होती जब लड़कियों से बात करना, आसपास उनकी उपस्थिति अच्छे लगने लगती है, और कोई लड़की देखकर मुस्कुरा भर दे तो कई दिनों तक और रातों को भी बस वही चेहरा दिखाई देता है। सच तो ये है कि दीदी के घर हर छुट्टी में पहुंच जाने का एक कारण ये भी था। एक प्रमुख कारण 2 वर्ष यूं ही बीत गए। शुद्ध भावनात्मक स्तर पर ही था मेरा प्यार, पर ये बात तो सिर्फ मैं ही जानता था। किसी से भी नहीं कही मैंने अपने मन की बात, कामिनी से भी नहीं। मैंने तय किया कि पहले कुछ बन जाओ तभी अपने मन की बात कहूँगा। स्कूल के तुरंत पश्चात अपने अपने पसंदीदा क्षेत्र में एडमिशन लेने की दौड़ शुरू हो जाती है। जगह जगह फॉर्म भरना, टेस्ट देना, कभी शहर में कभी शहर के बाहर। बहुत तनाव और उलझन भरे दिन थे वे, पर एक चेहरा प्रेरणा स्रोत बनकर हर पल मेरे साथ रहा। इस बीच हेमंत के पिता का बदली कानपुर हो गया। वहाँ का कॉलेज में परीक्षा देने के बहाने वहाँ भी मैं हो आया। हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था इंजीनियरिंग करने का, बस कामिनी को देखने का एक और अवसर मिल गया। हेमंत से भी बराबर पत्र व्यवहार करता रहा, पर 1 वर्ष पश्चात उसके पत्र आने बंद हो गए। शायद वह भी मेरी तरह पढ़ाई में व्यस्त हो गया था। मुझे तो कामिनी का सूत्र बांधे था, अतः उत्सुक था संपर्क बनाए रखने के लिए। पर जब मेरे 2 पत्र लौट आए तो मुझे खटका। शायद उसके पिता का फिर से ट्रांसफ़र हो गया था। मैंने उन लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, जिस किसी से भी पूछ सकता था पूछा, पर कुछ भी पता न चला। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, नौकरी भी लग गई, पर एक चेहरा था जो सदैव साथ साथ रहा, एक मधुर एहसास बनकर। यूँ तो मैं अपनी नौकरी में व्यस्त ही था, पर हर पारिवारिक समारोह, शादी ब्याह, तीज त्योहार के अवसर पर मुझ पर विवाह के लिए दबाव पड़ता। बस इस एक मुश्किल को छोड़कर मुझे ये समारोह अच्छे ही लगते हैं। इनकी मौक़ों पर सब एक दूसरे को करीब आते हैं और सौहार्द बढ़ता है। बस कामिनी का स्थान मैं किसी और को देने के लिए तैयार नहीं था। अगला विवाह मेरे भाई का तय हुआ था और बारात जबलपुर जानी थी। बचपन की मेरी उनकी मीठी यादें, मामा जी और उनके परिवार के साथ छुट्टियां हम दोनों भाई बहन उन्हीं के घर बिताते थे। बहुत अच्छी थी हमारी मामी, खूब स्नेह सत्कार करती थी हमारा। मनोज मुझसे 3 वर्ष बड़ा था, पर हम दोनों में खूब पटती थी। फिर मामा जी बीमार रहने लगे। उनके गुर्दे धीरे धीरे जवाब दे रहे थे। काफ़ी उपचार के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। रीनल फेलियर नाम दिया था डॉक्टरों ने उनकी बीमारी को। माँ कई बार उन्हें देखने गई थी, और जब अपने इकलौते भाई को वह अंतिम विदाई देकर आई थी तो कई दिनों तक हमारे घर का वातावरण बोझिल रहा था। फिर मनोज के मामा जी माँ बेटे दोनों को अपने साथ ले गए। उनका कहना था कि उनकी नज़रों के सामने रहेगा तो कुछ बन जाएगा। मनोज से मिलना मिलाना कुछ कम हो गया था, और उन्हीं की सख्त पर सही निगरानी का ही फल था कि मनोज अब एक काबिल कंप्यूटर इंजीनियरिंग बन चुका था और उसका विवाह होने जा रहा था। हमारी मामी जी की बगिया में फिर से बाहर आने वाली थी और हम सब खुश थे। उनकी इस खुशी पर जबलपुर स्टेशन और फिर जनवासे में बारात की बहुत अच्छी देखभाल की जा रही थी। उस भीड़ भाड़ में एक चेहरा था जो कुछ परिचित सा लग रहा था। उसका अमेरिकी स्लैंग के साथ बोलने का ढंग और गटा हुआ शरीर, फिर भी वह कुछ अपना सा लग रहा था। तो वह कन्या पक्ष का ही भाग दौड़ करके
वह सबकी सुख सुविधा जुटाने का उपक्रम कर रहा था। कौन हो सकता है? दिमाग पर बहुत जोर देने पर भी मैं उसे कोई नाम नहीं दे पा रहा था। जब वह मेरे समीप आया तो खुशी से बोला, श्रीधर तुम? अब तो मुझे भी देर नहीं लगी अपने खोए हुए हेमंत को पहचानने में। अपने बारे में उसने बताया कि यहाँ तो उसे कहीं दाखिला मिला नहीं, पर सौभाग्यवश अमेरिका में छात्रवृत्ति भी मिल गई और दाखिला भी। वही पढ़ाई करके अब नौकरी भी वही कर रहा है। एक दूसरे का हालचाल जानने के पश्चात जब मैंने पूछा, पर तुम यहाँ कैसे? तो हंसकर बोला, लो, मेरी बहन के विवाह में बाराती बनकर आए हो और मुझसे पूछते हो कि यहाँ मैं कैसे? कोई नहीं जान पाएगा कितना कठिन हो गया था उस वक्त मेरे लिए अपने भावनाओं को नियंत्रण में रख पाना। लगता था किसी ने मेरे मन पर दहकता अंगारा रखकर आदेश दिया हो, खबरदार, चेहरे पर कोई शिकन न आए। मुझे मुस्कुराना था पुराने दोस्त से दोबारा मिलने की खुशी में। हर्ष और उल्लास के इस अवसर पर मुझे मुस्कुराना था। अभिनय क्या केवल मंच पर ही किया जाता है? सोचा था कामिनी के सामने नहीं रो पड़ूंगा, पर सायंकाल जब बारात पहुंची तो हेमंत ने कहा, कम्मों से नहीं मिलोगे? देखो कैसी गुड़िया सी लग रही है दुल्हन के रूप में। और वह हाथ पकड़कर भीतर ही ले गया मुझे। कम्मो, पहचाना इसे? श्रीधर दिल्ली वाले घर में ऊपर के फ्लैट में इसकी दीदी रहती थी। हेमंत मेरे परिचय के सूत्र थमाता जा रहा था और कम्मो के चेहरे पर धीरे धीरे पहचान के भाव उभर रहे थे। मैं अधिक देर वहाँ नहीं रुक पाया। अच्छा है अपने मन की बात कभी उस पर जाहिर नहीं की थी। कम से कम वह तो एक समर्पित जीवन जी पाएगी। मेरे संयम की कठिन परीक्षा हुई थी उस दिन। मेरे सामने मेरे सपनों पर प्रहार हो रहा था। मैं देख रहा था और हाथ बांधे खड़ा था। कर ही क्या सकता था? किससे कहता अपनी अंतर्वेदना? वह मुझे दोबारा न मिलती तो उसकी याद खुशबू के झोंके की तरह मन में रमाई गई। उसका विवाह मेरे किसी अपरिचित से हुआ होता और मैं जान भी लेता तो उसके दूरी बनाए रखना कठिन न होता। पर विधि ने तो उसे ठीक मेरे सामने ला बिठाया था, भाभी के रूप में, और मुझे आंखें बंद करने की मनाही थी। यही सजा थी मेरी। पर क्यों? जीने का मकसद ही जैसे खत्म हो गया था। पर मेरे संयम की और परीक्षा अभी बाकी थी। मनोज की उसी शहर में नौकरी लग गई जहाँ मैं रहता था। विधि ने एक और चुनौती रख दी थी मेरे सम्मुख, पहले से भी कठिनतर। काश यादें कंप्यूटर पर लिखी बातें समान होती। डिलीट पर जाकर क्लिक किया और सब गायब, बिना कोई नामो निशान छोड़े। मनोज से प्रड़ा स्नेह होते हुए भी उसके घर जाना टाल देता। पारिवारिक उत्सव में बहाना बनाकर घर में दुबका बैठा रहता। पर रिश्ता इतना करीबी था कि मिलना हो ही जाता और मुझे कामिनी का सामना करना पड़ जाता। पर मैं ये भी जानता था कि मुझे वास्तविकता से समझौता करना ही है। मैं इसके लिए बहुत प्रयत्न भी कर रहा था। बहुत गहरे थे मेरे संस्कार और मुझे विश्वास था कि मैं भाववश कभी कुछ अनुसूचित नहीं करूँगा। मेरे हृदय पर बुद्धि की विजय होकर रहेगी। बस कुछ समय की मोहलत चाहिए थी। कोई भी स्थिति अंतिम नहीं होती। मनोज के घर पिछले 3 वर्षों में 1-2 बार ही गया था, पर माँ से उसका हालचाल मालूम होता रहता। पता चला कि उसके गुर्दे भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और हालात तेजी से बिगड़ रही है। मामा का चेहरा सामने घूम जाता। विरासत में ही मिलती है ये बीमारी। बस तसल्ली यही थी कि चिकित्सा विज्ञान ने इस बीच काफ़ी उन्नति कर ली थी। मनोज को डायलिसिस पर रखा गया। प्रत्येक सप्ताह डायलिसिस किया जाने लगा। उनकी राय में किडनी अगर किसी निकट संबंधी की ली जा सके तो निश्चित रूप से बेहतर रहेगा। दरअसल हमारे शरीर में प्रकृति प्रदत्त 2 गुर्दे होते हैं, जबकि एक से भी बखूबी काम चलाया जा सकता है। अतः कोई भी स्वस्थ व्यक्ति बिना किसी खतरे के अपना एक गुर्दा किसी ज़रूरतमंद को दे सकता है। मामी अपनी किडनी देने को उतावली थी, पर माँ बेटे का ब्लड ग्रुप भिन्न था। सौभाग्यवश मेरा ब्लड ग्रुप और मनोज का ब्लड ग्रुप एक ही था और मैंने अपना गुर्दा देने का निर्णय लिया। माता पिता को भी इस बात के लिए राजी कर लिया। बहुत बार मुझे तो ऐसे लगता है कि चमत्कार और विज्ञान में अंतर दिनों दिन कम होता जा रहा है। सर्जरी के पश्चात शाम को जब मुझे होश आया
तो पास बैठे पापा ने बताया कि मेरे शरीर से गुर्दा निकालकर मनोज के शरीर में उसका सफल प्रत्यारोपण किया जा चुका है। दूसरी सुबह पलंग का सिरा ऊपर उठवाकर मैं आराम से लेटा था जब माँ के साथ कामिनी ने प्रवेश किया। मेरा कुशल क्षेम पूछने के पश्चात कहने लगी, भाई के मित्र होने के नाते आप मेरे भाई समान हैं और मनोज के रिश्ते से देवर, पर मनोज को नया जीवन देकर आप हमारे लिए ईश्वर तुल्य हो गए हैं। मैं आपका आभार न तो शब्दों द्वारा व्यक्त कर सकती हूँ, न कभी चुका सकती हूँ। मुझे ये आभार की बातें बहुत असहज करती है। क्या उत्तर दिया जाए इन बातों का? अतः मैंने बात का रुख मनोज की देखभाल एवं उसके भावी इलाज की तरफ मोड़ दिया। अभी तो उसे भविष्य में लंबे समय तक बहुत सावधानी की ज़रूरत थी। डॉक्टर के अनेक निर्देशों का पालन करना था। कई बार मानव शरीर प्रत्यारोपित गुर्दे को अस्वीकार भी कर देता है, अतः उचित अंतराल पर टेस्ट कराते रहना पड़ता है। खान पान की एवं अन्य अनेक सावधानियां रखनी पड़ती है। तब पहली बार मुझे महसूस हुआ कि सत्य का सामना करने से हम जितना घबराते हैं, वास्तव में वह उतना कठिन होता नहीं। बस कल्पना में ही हम ऐसा मान लेते हैं। कामिनी से बात करते हुए मैंने अनुभव किया कि मैं उससे सामान्य रूप से ही बात कर पा रहा हूँ, जैसे किसी भी परिचित से की जाती है। एक दिवसा स्वप्न में ही तो जी रहा था मैं, अब तक ये जानते हुए भी कि वह कोरी भावुकता है, नासमझी है, ये जानते हुए भी कि टूट चुका है मेरा सपना। मैं आंखें मूंद उसी में विचर रहा था। इस दिवसा सपन में जीने के कारण ही तो मैं अपने एक आवश्यक कर्तव्य से भी विमुख रहा था। अब तक मैंने निश्चय किया कि भविष्य में मैं मनोज की पूरी जिम्मेदारी लूँगा। अस्पताल ले जाने, दवा आदि का इंतज़ाम में भरसक योगदान करूँगा। मामा जी की अनुपस्थिति में तो ये काम मुझे पहले भी करना चाहिए था, पर मैं अपने कर्तव्य से दूर भागता रहा। क्या मैं नहीं जानता था कि कामिनी और मनोज की खुशियाँ परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। मेरी दिली कामना थी कि ये खुशियाँ यूं ही बरकरार रहे। मेरा विवेक जागृत हो चुका था। कामिनी से स्वाभाविक ढंग से ही बात करते हुए मैंने उसके माता पिता के बारे में, हेमंत के बारे में पूछताछ की। दिल्ली में ग्रीष्मकाश की मस्ती याद की। सामने बैठी कामिनी का चेहरा उस चेहरे से बिल्कुल भिन्न था जो जब तक मेरी यादों को झरोके से झांकता रहता था। अपने तस्वीर में उसके छूने की कल्पना मात्र से ही मैं स्वयं को रोमांचित महसूस करता था। पर उस रोज़ जाते समय जब कामिनी ने मेरी बाह पर हाथ रख शुभकामनाएं दी, तो मुझे वैसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जिंदगी ने हमें डिलीट की सुविधा न दी हो अपनी यादों को मिटाने के लिए, पर सही और गलत में पहचान करने की बुद्धि, उन पर अमल करने की क्षमता अवश्य दी है। उन्हें अनदेखा करके उन्हें धुंधलाने की शक्ति अवश्य दी है। बुद्धि के आदेश पर मैंने स्वयं को कटिबद्ध कर लिया नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के लिए।